जब हम लोग यूपीएससी 2024 का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ये डी पेपर कोड है। अब यहाँ पे जो इंग्लिश क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में देखेंगे और जो हिंदी में उसको हम हिंदी में देखेंगे ताकि थोड़ा सा इजी रहे आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना बाय दिस वे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़े से जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो अलग होते हैं। मैं आपको रेफरेंसेस बताते जाऊंगा जहाँ पे जो रेफरेंसेस है ताकि आप उसको इजीली लिख पाएं। बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अभी तो इस बार पूछ लिया है, नेक्स्ट टाइम वो फिर पूछेगा, लेकिन वो कहाँ से पूछ रहा है वो अपने को जानना जरूरी रहेगा। और उसके ऊपर नीचे से पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। तो मैं जो भी चीजें यहाँ पे बताऊंगा आप उसको हाईलाइट कर सकते हो आपकी बुक में, सो दैट वो इजी रहेगा आपको चीजों को मेमोराइज करने के लिए, और उसके ऊपर नीचे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई होप सभी को स्क्रीन अच्छे से दिख रही है। दिख रही है, बहुत अच्छा ही दिख रही है। ओके ओके फाइन। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम लोग यहाँ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि संस्कृत में है, चरक संहिता का। चरक विमान 8 चैप्टर का 8वें चैप्टर का ये श्लोक है जहां पर प्रकृति का वर्णन किया गया है। वहां पे इन्होंने लिखा है सतत संधि शब्द गामिन। आप ये देख रहे हो इस लक्षण को। एक मिनट। हाँ, जस्ट वेट। तो हमने इस लक्षण को यहाँ पे देखा है सतत संधि शब्द गामिन। अब सभी आप सभी लोग देखो, चरक विमान 8 में 98 नंबर का श्लोक है। लास्ट में वात प्रकृति बताया गया है, कफ पित्त वात। वहां पे लास्ट में जाके लिखा हुआ है वैसध्यात स्फुटित अंग अवयव। स्फुटित अंग अवयव और सतत शब्द संधि शब्द गामिनस। तो इसका सही आंसर क्या है? विशद है। चरक विमान 8/98 से ये पूछा गया है। तो हमें वहां पे ये याद रखना है, एज वेल एज बाकी सारे लक्षण है ना उसको भी याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने क्या है यहाँ पे रूक्ष या परूष लगाया होगा। तो आपको रूक्ष और परूष में क्या बोला है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आप गलत ना कर, क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर नियरेस्ट होगा वो इसी के बेसिस पे होगा। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आगे आते हैं हम लोग। यहाँ आचार्य चरक के अनुसार सार में बात किया मृदंगा बलवंत। तो जब आप सार परीक्षा देखोगे वहां पे इन्होंने मज्जा सार अगर आप ओपन करते हो तो वहां पे इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। ये भी चरक विमान आप देख सकते हो कि जो आंसर है मज्जा सार है। चरक विमान 8/101, सॉरी 108 नंबर का श्लोक है ये, है ना। तो इसको लिख लेना कि मृदंग बलवंत पहला स्टार्टिंग का ही वर्ड है, और उसके आगे लिखता है स्निग्ध वर्ण स्वर स्थूल दीर्घ वृत्त संध्या। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ मज्जासार से पहले पूछा जाता था, स्थूल दीर्घ वृत्त संध्या, वो मज्जासार के लक्षण थे, लेकिन इस बार इन्होंने
मृदंगा बलवंत पूछा हुआ है, ये मज्जासार आंसर है इसका, ये आपको हाईलाइट रखना है यहाँ पर। श्लोक नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में तो कौन सा शरीर वृद्धि कर भाव नहीं है। खास हमें ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इसमें से नहीं, याद रखना पड़ेगा कि कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभिघात है, आहार सौष्ठव है, काल है, इसमें जो सत्व संपन्न है ना ये नहीं आता है। किसी को पता है इसका फोर्थ वन क्या है? टोटल 4 है यहाँ पे। आहार, सॉरी, शरीर, जो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हो शरीर वृद्धि कर भाव में, चौथा पता है किसी को? फोर्थ वन क्या है? एनीवन रिमेम्बर्स? अरविंद? याद है किसी को? नो वन? हम यहाँ पे शरीर वृद्धि कर भाव की बात कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ पे फोन याद है किसी को क्या है? स्वभाव है बस, स्वभाव सिद्धि। सिद्धि। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका एक कोड है, इसको कोड वाइज बताया गया है। काल स्वभाव से, सॉरी, यहाँ पे आहार लिख दिया, यहाँ पे स्वभाव लिखना है। तो काल स्वभाव से आहार का अभिघात करता है, ये कोड है इसका। ये क्या है? शरीर सर, वृद्धि कर भाव है। क्या कह रहे हो? सर ये कौन सा सेट है पेपर का? पेपर का डी सेट है, डी। पेपर का डी सेट है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, भले कोई भी सेट हो, क्योंकि क्वेश्चन तो सब में सेम रहने वाले हैं। ये कोड याद रखना है, काल स्वभाव से आहार का अभिघात करता है, ये 4 क्या है? शरीर वृद्धि कर भाव है। नेक्स्ट आओगे, सुश्रुत संहिता के अनुसार यहाँ पर टीकाकार डल्लनाचार्य ने पूर्ण कर्म किस वायु का, ये पूछा हुआ है। तो आप सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान खोलोगे ना, जहां पर दोषों के बारे में बताया हुआ है, 15वां चैप्टर है, आई थिंक आप सभी को पता हो तो, है ना? 15वें चैप्टर में जहां पर उन्होंने वायु के बारे में बात की हुई है, आई थिंक 15/4 है जहां तक मुझे याद है ये। सुश्रुत सूत्र 15वें का स्टार्टिंग में ही है, चौथा या 5वां होगा। तो आप वहां पे लक्षण देखोगे, बयान में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ। सुश्रुत सूत्र 15/4, बयान में क्या आ जाएगा? 15। प्रस्पंदन आ जाएगा, ठीक है। समान में विवेचन आ जाएगा, प्राण में पूरण, अपान में धारण आएगा, और लास्ट में एक वायु और बच गई जिसको हम कहते हैं उदान, उदान में आएगा उद्वहन, है ना? इस तरह से आपको याद रखना है, हमें इस तरह से आंसर याद है, क्योंकि क्वेश्चन अब जरूरी नहीं ये पूछ लिया तो बार बार यही पूछो, कुछ भी उठा के पूछ सकता है, तो इस तरह से आपको सारे आंसर पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, श्लोक नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो, 6। आचार्य वाग्भट के अनुसार उन्होंने प्लीहा वृद्धि पूछी है, तो ये
12वें या सूत्र स्थान के 12वें या 13वें अध्याय में, जहाँ पे दो भेदीय अध्याय है, आई थिंक 11वां या 12वां ही है, वहां पे ये इसका आंसर, सही आंसर है मेद 6, मेदसो स्वप्ने कट्या प्लीहा वृद्धि कृशांगता, है ना। प्लीहा वृद्धि और क्या है, कृशांगता है, प्लिनोमेगाली इसको कहते हैं। मेद 6 इसका आंसर है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें या 12वें में, एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन उसी में दिया हुआ है। 11 12 13 तीन में से ये मोस्टली जो है 11 या 12 हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, जस्ट अ मिनट। हाँ, कोई बता सकता है ये सॉरी, मिनट, इसको खोजना पड़ेगा, ये इंग्लिश वाले में कहाँ दिया है। आई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन। किसी को पता है सेट है में क्या, किसी के पास सेट है हो तो बता सकता है क्वेश्चन कहाँ पे, तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। या तो हम इंग्लिश वाले बाद में ही करते हैं, पहले हिंदी वाले ही निपटा लेते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा इससे। ओके, हम ऐसे ही करते हैं, पहले हिंदी वाले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद में जो मॉडर्न के क्वेश्चन उसको करेंगे। आगे आते हैं। बस से अष्टांग डी में। संग्रह के अनुसार, एक बाद में देखते हैं, सब एक साथ करेंगे। सर 112 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, ओके, हम हिंदी पहले कर लेते हैं, बाद में मॉडर्न के करेंगे संस्कृत वाले। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार देखो, पार्श्व हृदय पीड़ा लिखा हुआ है, तो ये है ना, पूरी से 6 का आंसर है, मतलब इसका सही आंसर पूरी से 6 होगा। इसको आपको याद रखना है, सिंपल सा आंसर, आप आसानी से पकड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह से मैच करना है आपको सही और गलत में। तो इसका मैच अगर हम करेंगे तो सबसे पहले, सबसे इजी जो अगर आपको याद हो, तो अ, गंधक अगर आपको, तो गंधक को क्या बोला जाता है, सुल अरी बोला जाता है। सुल मतलब ताम्र, ताम्र का दुश्मन। तो नंबर 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब सपोज आपको नहीं समझ में आता है नंबर 3, अगर आप नंबर 3 देखो कहाँ है, 3, बी में आपने 3 पकड़ा है ना, तो बी में 3 कितनी जगह है, एक ए में है और एक डी में है। अब दो चीजें वहां पे कॉमन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। कौन सा, दो, सी का भी 2 है, इधर भी सी का 2 है। मतलब अगर सपोज आपको नहीं पता है तो सी में 2 नंबर सही हो गया। रसक को नेत्र रोग अरी बोला जाता है। नेत्र रोगारी मतलब नेत्र के रोगों को नष्ट करने वाला। ओके, इसके बाद आपको पता हो तो हड़ताल को रोमहत बोला जाता है। जितनी भी हेयर रिमूवर्स मतलब केमिकल्स, मतलब जो भी आते हैं उन सबको, मतलब इन सब में हड़ताल ही यूज होता है। तो नंबर 4 यहाँ पे हो गया। और लास्टली बचता है सस्यक, सस्यक मतलब कॉपर सल्फेट, सभी को पता है। इसी को ताम्र गर्भ भी बोला जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 4 3 2 1, फर्स्ट आंसर इसमें करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आंसर आसानी से आप निकाल सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट मेथड जो आपको फॉलो करनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आते हैं, रस रत्न समुच्चय के अनुसार वंग भस्म का गुण। ओके, एक मिनट, हाँ जस्ट मुझे 1 मिनट देना।
ओके, हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम लोग आगे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये कंफर्म होता है तो मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ। पंग भस्म के गुण कर्म क्या है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग आगे। उस लोग क्वेश्चन नंबर 12 है, हीरक भस्म के स्थान पर कौन सी भस्म का प्रयोग होता है। आप सभी को पता है वैक्रांत भस्म जो है, इसका सही आंसर वैक्रांत भस्म होगा। इसको हाईलाइट कर लेना आप सभी को। नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सोमनाथी ताम्र भस्म। आप बुक उठाओगे या पारिक में उठाओगे तो उसमें सिंपल से याद रखना, ये सोमनाथी ताम्र भस्म ना दोनों विष मिल लेते हैं। आर्सेनिक के दो कंपाउंड जो है ना, हड़ताल मनसीला, आसानी से इस तरह पकड़ते हो। और है कज्जली है और ताम्र है, पारद गंधक मिला के कज्जली बनता है, ताम्र रहता है और हड़ताल मनसीला। ये सोमनाथी ताम्र भस्म के घटक द्रव्य है, तो इसका सही आंसर बी यहाँ पर आपको होगा, जो सिलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? जी सर, आ रही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे स्वर्ण का मारण द्रव्य पूछा है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, स्वर्ण का मारण द्रव्य नाग होता है। इसको हाईलाइट कर लेना है आप सभी को। जस्ट वेट, हाँ, क्योंकि बेहतर इतना वाले क्वेश्चन आपको इसका रेफरेंस बताना पड़ेगा। लेट मी ओपन द बुक। जस्ट अ मिनट, हाँ। ओके, इसका आप लोग रेफरेंस लिख लो। वैसे रत्नावली 71 चैप्टर का 71 श्लोक है। चैप्टर नंबर 71 है, श्लोक नंबर भी 71 है, पेज नंबर 1079 पे। को मैं लिख देता हूँ, वैशरत्नावली अध्याय
71/71, चैप्टर नंबर 71 है, श्लोक नंबर भी 71 है। इसका जो आंसर है ना यहाँ पे, स्वर्ण गैरी का चूर्ण मधु के साथ में जो बताया, हिक्का और अर्धित में, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। नहीं, ये स्पेसिफिकली इन्होंने पूछा हुआ है, तो ये आपको हाईलाइट कर लेना है, यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन था ये। इसको हार्ड क्वेश्चन में काउंट किया जाता है, ये इसका रेफरेंस है। आगे देखते हैं, परिस्रावी भगंदर की बात पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक छेदन का आकार नहीं है। आप ऊपर जो देख रहे हो, जो पूछा हुआ है, खरजूर पत्रक, चंद्र चंद्रक और चंद्र, गो तीर्थक इसमें से नहीं है। गो तीर्थक पता है कहाँ दिया हुआ है? किसी को याद है? हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, ये सतपोनक में है, गो तीर्थक। ओके, बाकी तीनों ये आपको देखने को मिलेंगे परिस्रावी में, लेकिन गो तीर्थक ये सतपोनक में बनाया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगले पेज पे आते हैं। लुक, चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हो। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। मूल गर्भ में कपाल अस्थियों के विधारण के लिए, जब आप क्वेश्चन ओपन करोगे ना यहाँ पे, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान में, जहाँ पे इन्होंने मूल गर्भ की चिकित्सा के बारे में बात की हुई है, ये क्वेश्चन, इसके साथ में ना 2 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, अगर आप वहां पे पढ़ते हो तो भी गलत करने के चांसेस ज्यादा है। चैप्टर नंबर 15, ओके, चैप्टर नंबर 15 में श्लोक नंबर 12 है, सुश्रुत चिकित्सा 15/12, ये इसका रेफरेंस है। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस आ सर। रही हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे श्लोक नंबर 12 में, तो पहली लाइन में उन्होंने क्या लिखा है कि मंडलाग्रेण अंगुली शस्त्रेण व शिरो विदार्य। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, वो कपाल अस्थि के विदारण के लिए, वो अगले पॉइंट में लिखता है, शिर कपालान्य संकुना गृहीत्वा उर्सी कक्षाएं वापरेत। ये थोड़ा सा ना 2 चीजें एक साथ मिली हुई आती है, तो इसका आंसर जो हम लगाएंगे ना यहाँ पर, मंडलाग्र और अंगुली शस्त्र लगेगा, पहला वाला ही आंसर है। तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि 2 चीजें एक साथ आती है, अब वहां पे मिक्स कर सकते हो। तो हमें याद क्या रखना है, शिरो विदारण और शिरो कपाल दोनों, इन दोनों का आंसर यही ए वाला होगा, मंडलाग्र शस्त्र और अंगुली शस्त्र का प्रयोग। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखो, अब ये चरक निदान, सॉरी, सुश्रुत निदान 1 का क्वेश्चन है। सुश्रुत निदान 1 आप ओपन करोगे ना, वहां पे पादहर्ष लिखा है ना, इसका जो लक्षण है वो है सुप्तता। पादहर्ष में सुप्तता देखने को मिलती है, आसानी से पकड़ा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कोई भी इसको देख के फाइंड आउट कर सकता है कि इसमें क्या नहीं है, मतलब असाध्य लक्षण कौन सा नहीं है। वेपन है, क्षीणता, अनिमिषाक्ष है, मतलब ब्लिंकिंग नहीं करना, रक्त अल्पता नहीं है। मुझे लगता है आयुर्वेद में आप कोई भी ऐसा रोग जिसकी असाध्य लक्षण में रक्त अल्पता आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, जबकि ये तीनों मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक दहन का उपकरण नहीं है। तो आप सभी को पता है, गोदंत, सर सलाका, पिप्पली, मधु, और लास्ट में इन्होंने बताया कि अयस, अयस का मतलब लोह होता है। उन्होंने एग्जैक्टली लोह नहीं लिखा है, अयस लिखा हुआ है, अयस का मतलब लोह होता है। तो पिप्पली है, मधु है, गोदंत है, सर सलाका है, श्रृंगी नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका सी होगा, श्रृंगी। ये आपको हाईलाइट कर लेना है। अग्निकर्म जहां पढ़ रहे हो ना, वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है अग्निकर्म में। आगे आते हैं हम लोग,
21 नंबर आचार्य सुश्रुत, ये सुश्रुत सूत्र 45 में दिया हुआ है। वहां पे जब गोमूत्र आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है गोमूत्र का जो गुण है वो है कटुरस, तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको हमें हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ पे पानीय क्षार, पानी क्षार का मतलब है इंटरनल इंजेक्शन, मतलब इंटरनल यूज जिसको कहते हैं, और निषेध है। इंटरनल यूज किस कंडीशन में निषेध है? अब क्षार क्या होता है? रक्त और पित्त को बढ़ाने वाला है। इट विल एग्रीवेट रक्त एंड पित्त। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ पर निषेध है, तो ये आपको याद रखना है। नीचे इन्होंने आंसर में देखो तो दो दो चीजें मैच की हुई है, तो कोई भी हो आसानी से पकड़ सकता है कि भाई रक्त और पित्त कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। तो एक ये रहा, दूसरा भ्रम, ज्वर है, तिमिर है, ये भी पित्त वाली अवस्था है। भ्रम देखो पित्त की वजह से होता है। तो ये दो आसानी से आंसर बन जाते हैं, क्योंकि अतिसार दोनों में कॉमन है। तो 1, 2 और 4 तो होने का आंसर ही नहीं है, मतलब चांस ही नहीं है, बिकॉज इसमें दिया जाता है। और 1 और 3 ही आंसर है, तो 1 और 3 आप देख सकते हो। इसका सही आंसर इस हिसाब से सी होगा, जहां पे इसका प्रयोग निषेध है, मतलब नहीं करना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट, या फिर आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो इजिली। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सुश्रुत संहिता में इन्होंने लिखा अभ्यंतर गते सारे, सारी स्थान में आप जस्ट अ मिनट, हाँ मैं आपको एग्जैक्ट श्लोक बता दूं। सारे स्थान में 5वां चैप्टर है जहां तक है ये। हाँ, 5वें चैप्टर में 23वां श्लोक है। सुश्रुत शारीर 5/23। वहां पे जो आप खोलोगे ना, पहली लाइन में लिखा है अभ्यंतर गते सारे यथा तिष्ठन्ति भूरुआ। ये क्वेश्चन इसके पहले भी बहुत बार है, अब इसने थोड़ा सा ना और शॉर्ट कर दिया है। तो ये किसके लिए बोला गया? अस्थि के लिए बोला गया। सुश्रुत सारे 5/24, 23। इसी के नीचे एक और श्लोक पूछा जाता है, जस्ट इसके नीचे वाले में, श्लोक नंबर 24 का सेकंड हाफ है। अस्थिनी न विनश्यति सारिण साराण्य एतानी देहिनाम। तो लिखता है न विनश्यति साराण्य एतानी देहिनाम। ये किसके लिए बोला गया? ये भी अस्थि के लिए बोला। आप देखो कोई भी डेड बॉडी या कैडेवर, उसको जमीन में दबा देता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन अस्थि फिर भी बचा रहता है। यही उन्होंने वहां पे लिखना चाहा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपको हाईलाइट करके रखना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो श्लोक है ना 23, 4, 5, उसमें से कुछ भी पूछता है तो उसको आपको पूरा हाईलाइट रखना है, एग्जाम में कुछ भी आएगा। आगे आते हैं। आचार्य चरक के अनुसार अस्थि संधि रोग मार्ग। तो त्रिविध रोग मार्ग आप सभी को पता है, सूत्र 11 में एक्सप्लेन किया गया है रोग मार्ग में। और आप सभी जानते हो अस्थि संधि जो है मध्यम रोग मार्ग में आता है। वाई? क्योंकि संधि वर्ड आया हुआ। अगर उसने अस्थि धातु पूछा होता तो क्या आंसर लिखते आप सभी? अस्थि धातु किस रोग मार्ग में आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, अस्थि धातु किस रोग मार्ग में कंसिडर होगा? एनीवन? बाह्याभ्यंतर। बाह्य अभ्यंतर सब क्यों? बाह्य में आएगा, अभ्यंतर क्यों? अभ्यंतर में तो महास्रोतस है, शरीर मध्य है, महानिम्न है, हाँ मस्य पक्वाशय दिया हुआ है। अस्थि संधि अगर आता है तो मध्यम है। आपने देखो पढ़ा होगा ना स्टार्टिंग, आई थिंक ये 11वें नंबर, चैप्टर नंबर 11 में ही है। शाखा रक्तादियो धात्वस्त्वकः, है ना? इसको स्नायु कंडरा, ये सबको इन्होंने बाह्य रोग मार्ग में कंसिडर किया हुआ है। तो अस्थि धातु बाह्य रोग मार्ग में, जबकि अस्थि संधि मध्यम रोग मार्ग में आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, कौन सा एक व्याधि युग्म त्वचा के रोहिणी स्तर में होता है? तो कुष्ठ का गीला ताम्र है ना? ये हमने कुछ कोड याद किए हुए हैं। तो त्वचा में जो रोहिणी बताया हुआ, तो रोहिणी में आता है
अपची, अर्पुद, स्लीपद और गलगंड। इसका सही आंसर जो है ना वो सी होगा, ये आपको हाईलाइट कर लेना। बाकी इसके कोड सारे स्थान पढ़ाते टाइम आपको बताए गए हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, प्राण व स्रोतस का मूल, बहुत सिंपल है, आप सभी जान रहे हो, हृदय और रसवाही धमनी। ये और किसका मूल है, याद है किसी को? ये रस व स्रोतस का भी मूल है, हृदय और रसवाही धमनी एज वेल एज प्राण व स्रोतस का भी, तो इसका सही आंसर सी होगा। ओके, ये आप सभी लोग हाईलाइट कर लेना। तालुक लोम सभी को पता है, उदक व स्रोतस है। यकृत प्लीहा रक्तवाही धमनी, ये क्या है, रक्त व स्रोतस का है। कंठ और फुफ्फुस नहीं है, वो किसी में नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई रखना पड़ेगा कौन किसका है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, मात्रज भाव माने गए, आप सभी आराम से पकड़ सकते हो। अस्थि है, सिरा है, ये पुरुष में चले जाता है। इसका सही आंसर डी है, मांस, रक्त और हृदय। ओके, मात्रज भाव, तो जितने भी ऑर्गन है ना मोस्टली मात्रज भाव से बने हुए हैं। रक्त है, मांस है, हृदय है, सॉफ्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं। इसको इंग्लिश में देखेंगे, लेकिन फिर भी आप, ये हेलिसिन आर्टरी पूछा हुआ है। हेलिसिन आर्टरी पेनिस में पाई जाती है, शिश्न में। अब जब एनाटॉमी आपको याद हो तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका 28 नंबर के क्वेश्चन का, तो आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। 29 नंबर हमको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रोनाउंसिएट करना यहाँ पे नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको डिफिकल्टी होगी, हम वहीं पर देखेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 30, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, इजी है क्योंकि आप सभी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक स्ट्रक्चर बृहदंत्र मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को नहीं मिलता है, ये इन्होंने पूछा हुआ है एज ए क्वेश्चन। तो ऑप्शन में देखोगे तो पेयर पैचेस, टीनिया कोलाई, अपेंडाइसिस, एपिप्लोई और सेक्यूलेंस, ये लिखा हुआ है। तो अगर आप टीनिया कोलाई को देखते हो तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट लॉन्जिट्यूडिनल बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये भी कहाँ होता है, जो टीनिया कोलाई है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। ओके, ये दो देख रहे हो आइसिस एपिप्लॉय की, तो ये क्या है, स्मॉल फैट फिल्ड, दीज आर स्मॉल फैट फिल्ड पाउचेस, स्मॉल फैट फिल्ड पाउच है, जो कि क्या है, अटैच्ड है आउटर सरफेस ऑफ कॉलम। कॉलम मतलब पाउच अटैच्ड विद आउटर सरफेस ऑफ कॉलम, लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड है ये। अटैच्ड विद आउटर सरफेस ऑफ कॉलम। सेक्यूलेंस की बात करोगे, दीज आर पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ टीनिया कोलाई इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, टीनिया कोलाई के जो अरेंजमेंट है ना उसकी वजह से फॉर्म हुआ है। इसमें अब टीनिया कोलाई आपको पहले ही पता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये भी वही होगा, टीनिया लार्ज इंटेस्टाइन में। पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ टीनिया कोलाई। ओके, तो आंसर एक ही बचता है, पेयर्स पैचेस, जो आप सभी को पता है, लेकिन बाकी सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। पेयर्स पैचेस क्या है, बताओ किसी को मालूम है? क्वेश्चन ये है कि पेयर पैचेस कहाँ देखने को मिलते हैं। सबको आंसर मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन मेरा क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ? एनीवन? कोई बता सकता है कहाँ पाए जाते हैं पेयर्स पैचेस? नो डाउट ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका आंसर, बट उसमें भी कहाँ? एनीवन? ये पाए जाते हैं आपके इलियम। इलियम,
वेरी नाइस. ओके, दीज आर फाउंड इन इलियम. एंड पेयर पैचेस क्या है? लिम्फोइड टिश्यू है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है ना, वहां पे मिलता है. तो ये थोड़ा सा याद रखना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछेगा अब यही. एक बार तो पूछ चुका है कुछ और, लेकिन अब और ज्यादा स्पेसिफिक जाएगा, तो आपको ये पता रखना चाहिए. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैर पैचेस, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो 31. यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि वसंत मालती रस का प्रमुख घटक द्रव्य है. तो इसमें सही आंसर जो है वो है खरपर सत्व. तक्रारिष्ट का गुणधर्म देखोगे, वेरी सिंपल, कफ वात अनुलोमक. क्योंकि तक्र जो है वो इटसेल्फ कफ वात नाशक होता है, तो इसका सही आंसर यही बी बनता है, कफ वात अनुलोमन. 33 में देखोगे, आचार्य सारंगधर अनुसार अवलेह के साथ कौन कौन से अनुपान. तो सारंगधर संहिता में आप अगर अवलेह ओपन करोगे तो वहां आपको आपको मिलेगा आंसर बी सही है. यूज, पंचमूलक्वाथ, वासाक्वाथ और दुग्ध, ये इसका सही आंसर है. Okay? इसमें एक और है जो आपको ऐड करना है, यहाँ नहीं है, वो है इक्षुरस. वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, पर ये आपको इतना याद रखना है. सर तक्रारिष्ट का गुणधर्म तक्रारिष्ट का गुणधर्म कफ वात अनुलोमन है. तक्रारिष्ट ऐसा हम कफ, तक्रारिष्ट उदर रोग में है, देन अर्श में बताया, ग्रहणी में बताया हुआ है. इन तीनों रोगों में यूज किया जाता है तक्रारिष्ट. तक्रारिष्ट मिलता है, मेडिसिन है, अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप देखोगे तो मिलेगी. इसका जो गुण है कफवात नाशक या फिर कफवात अनुलोमन, एग्जैक्टली, क्योंकि वात का अनुलोमन भी करता है. जी सर. 34th क्वेश्चन देखते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोला जाएगा. लगभग लगभग सभी ने चंद्र प्रभावटी सुनी है, पढ़ी है, सबको रोगाधिकार पता है, मेन कंटेंट पता है, लेकिन इसने थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के पूछ लिया. क्या पूछा? इसमें अनुपात बताओ शिलाजीत और गुगुलो का. तो दोनों समान भाग में. अब समान भाग में तो जरूरी थोड़ी कि भाई 8 4 4 4 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा. उन्होंने लिखा है अष्ट कर 7, दोनों 8 कर से. ओके, ये हाईलाइट कर लेना, पहला ही आंसर सही है इसका. प्रत्येक 8 कर से, गुगलू भी 8 कर से और शिलाजितु भी 8 कर से. श्लोक में ही लिखा हुआ है, आप देखोगे तो मिलेगा. वैसे रत्नावली के अनुसार आभा गुगलू, तो एक ही द्रव्य से आप पकड़ सकते हो. बता सकता है कोई सही आंसर इसका, आभा गुगलू के घटक द्रव्य? बहुत सिंपल आंसर है इसका. देखो, गुगलू तिफला सब में होना है, आपको जो पकड़ना है वो है बबूल. ये इसका सही आंसर है. ओके, तो ये याद रखना है. रत्नावली के अनुसार आभा गुगलू के घटक द्रव्य में क्या है? गुगलू, त्रिफला, त्रिकटु और बबूल है. 36 एलादी गुटिका सभी ने पढ़ा हुआ है, रोगाधिकार सबको पता है, मात्रा ये भी हमने हाईलाइट किया हुआ है पढ़ते टाइम चरक चिकित्सा. तो अक्ष मात्रा इसकी सही आंसर है इसका. अक्ष मात्र में चेलादी गुटका का प्रयोग, ये हाईलाइट कर लेना आप सभी को. 37 नंबर का जो क्वेश्चन है नारायण चूर्ण, आई थिंक सभी ने पढ़ा है. इसका रेफरेंस जो है चरक चिकित्सा उदर रोग है, 13वां चैप्टर है चरक चिकित्सा 13 में. और इसमें बहुत सारे मतलब अनुपान अलग अलग रोग के अनुसार बताए हुए हैं. तो हमको सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, कि जो सिंपलेस्ट है उदर रोग में क्या दिया जाए, क्योंकि रेफरेंस ही वही है, तो आपको याद होना चाहिए उष्ट्री दुग्ध में देते हैं. तो नंबर 4 आपका हो गया. जब आप ऑप्शन देखोगे, 4 ऑप्शन का है, 2 जगह, एक सी में और एक डी में, तो आपके 2 ऑप्शन वैसे ही एक्सक्लूड हो गए. क्लियर हो गया कि हाँ भाई हमें सी और डी में चूज करना है. अब सी और डी में जाके देखोगे तो डी में 1 कॉमन दिया हुआ है, तो डी में हमारा आंसर सही हो गया, एक आएगा. और एग्जैक्टली सही बात है, दाढ़िम रस जो अनुपान है नारायण चूर्ण के साथ अर्श में देते हैं. अब आपको 2 में कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई बी और सी में क्या निकाला है. तो बी में देखोगे दधी मस्तु, अगर आपको याद हो, है ना,
तो दधिमस्तु क्या है, विड़ भेद में दिया जाता है, और सूरा आधमान में दी जाती है। इसका सही आंसर बनेगा 4321। ओके, तो ये सी इसका सही आंसर है, 4321। इसको आप इस तरह से मैच कर सकते हो। मैं कहूंगा नारायण चूर्ण के जितने अनुपान, जितने व्याधि ना, सब टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन फिर पूछेगा, अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो इसको याद रखना है, ऐसा नहीं कि एक बार पूछ लिया अब नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे इन्होंने योग दिया और उसके सामने उसके, आप कह सकते हो कि रोगाधिकार है। अब सबसे सिंपल अगर जो लगता है तो वो हम मुझे इसमें बिल्व तेल समझ में आता है, भाई चलो किसी ने कम पढ़ा है, तो बिल्व तेल का सही आंसर क्या होगा, आप इसमें देखो तो आपको बाधिर मिलेगा, बहुत ही आसानी से। एटलीस्ट इतना तो सबको पता होगा। अब नहीं पता है तो फिर उसको आयुर्वेद में पढ़ने का मतलब नहीं है, या फिर तैयारी करने का मतलब नहीं है, अगर वो तैयारी कर रहा है तो बिल्व तेल में बाधिर आ गया। अब आप देखो तीन कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो आपको दो जगह पे तीन मिल रहा है ना, डी में 3 दो जगह, ए और डी में आ गया। अब ए और डी में कॉमन क्या आ रहा है, 4 नंबर, ए में भी 4 है, डी में भी 4 है, तो आपको दूसरा आंसर क्लियर हो गया। क्या, ए में तो 4 आएगा। अब अगर आपको नहीं भी पता है, 50-50 खेलना है, तो आप आसानी से पकड़ सकते हो। एक बचता है जात्यादि और दूसरा अर्क है। अब आपको इतना पता है, जाति मतलब चमेली होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, अर्क थोड़ा सा तीक्ष्ण है। तुक्का भी मारो दिमाग लगाएंगे तो अर्क तेल 2 नंबर पे जाएगा, और जात्यादि तेल नंबर 1 पे जाना चाहिए, क्योंकि छत में तो अर्क लगाओगे नहीं, कहीं इंजरी हुई है और उसमें अर्क तेल लगा दो और जलाएगा। ओके, तो इस तरह से नहीं पता है तो भी आंसर निकल सकता है, आपका दिमाग कैसे यूज कर रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4123। अब आपको देखना 4123 क्या है, ए में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ए होगा। ओके, समझ में आया। तो इस तरह से हमें आंसर भी निकालने आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी को सब पता हो, तो थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आंसर इसका निकल सकता है यहाँ पर। आगे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नो डाउट आंसर है, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएट करना थोड़ा सा दिक्कत होगा। एलेंटोलैक्टोन, ये एक ऑयल बोला गया है, ये पुष्कर मूल में देखने को मिलता है, इन्युला रेजोमोसा। आप इसको गूगल करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पुष्कर मूल ऑयल में एलेंटोलैक्टोन देखने को मिलता है, या फिर पाया जाता है ये द्रव्य। लवंग का वीर्य बताओ, किसी को पता है। लवंग को देव कुसुम बोला जाता है, ग्रहणी सर शीत, हर बोला सर जाता है। शीत। वेरी नाइस, शीत वीर्य है। इसके दो पर्याय हैं, देव कुसुम और ग्रहणी हर। इसका आंसर शीत है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी और भी क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, पारिजात की वनस्पति का कुल, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ओलिएसी इसकी फैमिली है पारिजात की। ओके, तो ये रटने वाले क्वेश्चन है। आगे आया, भाव प्रकाश के अनुसार बकुल, माइमोसॉफ एलेंगी जिसको कहते हैं, सपोटेसी। सपोटेसी चीकू की फैमिली है। चीकू आप सभी ने देखा हो ना, चीकू के जैसा ही इसका फ्रूट होता है, लेकिन छोटा होता है, और फल फूल भी, फ्लावर भी उसके जैसा होता है। इसको पुष्प वर्ग में रखा गया है, और इसका एक पर्याय है चिर पुष्प, एग्जाम में आता है। क्योंकि लंबे टाइम तक आप इसके पुष्प रख दोगे ना, तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता। और बकुल के पेड़ पे ना कभी पतझड़ नहीं आती। हम लोग के कॉलेज के कैंपस में आज तक इसको मैंने पत्ते से बिना देखा ही नहीं, ऑलवेज ग्रीन। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको एज ए गार्डनिंग लगाते हैं, क्योंकि ऑलवेज ये हरा भरा रहता है, और इसके पुष्प वेरी ब्यूटीफुल, और मधु के समान गंध आती है इसमें। तो ये पुष्प वर्ग में रखा गया बकुल। इसको चिर पुष्प इसका एक पर्याय है जो पूछा हुआ है एग्जाम में, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था अभी तक का। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको अष्टांग हृदय 10वें चैप्टर का दूसरा श्लोक है। ओके, 10वें चैप्टर का अष्टांग हृदय 10/2, ये रेफरेंस है। आई विल रिक्वेस्ट, आप लोगों ने रस जो है षड रस चरक सुश्रुत में से पढ़े होंगे, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसको अष्टांग हृदय से भी पढ़ो।
आपको कुछ नए क्वेश्चन, क्योंकि भी अष्टांग हृदय की तरफ एंटर हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, आस्वाद्य मानो देहस्य, ये मधुर रस का कर्म है, इन्होंने लक्षण बताया हुआ है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब इन्होंने आधा क्वेश्चन रखा है, एग्जैक्टली इनको पूरा रखना था। आस्वाद्य मानो देह से आह्लादनो अक्ष प्रसादन, इसका मतलब होता है इसका स्वाद मिलते ही संपूर्ण शरीर का अधिष्ठाता मन और इंद्रियां प्रसन्न हो जाती, ये इसका मतलब है। इन्होंने आधा काट के रख दिया, ठीक है। नो डाउट फिर भी इसका आंसर पता चलता है, मधुर है, आप इसको इस तरह से देख सकते हो। उन्होंने पूरा इसलिए नहीं रखा क्योंकि बाकी आप पढ़ के फिर आंसर पकड़ लेते, इसलिए इन्होंने हाफ क्वेश्चन रखा है इसको। ये क्वेश्चन रखने का अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने इस तरह से रखा हुआ है। आगे देख रहे हो, अब बाय क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड गंडर्स पार्श्वे तु करूपी कंप हनुग्रह लोचन जास रोगान। अब ये सारे के सारे सिरो रोग है। अगर किसी को पता है कि भाई किस सिरो रोग में अक्षी रोग होता है, आसानी से आंसर पकड़ लोगे। लोचन, लोचन का मतलब अक्षी होता है, अगर आपको मालूम हो तो बता सकता है कोई आंसर, किस रोग में, किस सिरो रोग में अक्षी रोग देखने को मिलता है, वही इसका आंसर भी है। नहीं समझ में आता है, इन्होंने लिखा है गंड के एक पार्श्व में, हाफ साइड, और सिंपल अगर किया जाए। प्रधाव भेदक इसका सही आंसर है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके, तो श्लोक अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ी बहुत भी बातें मालूम है, तो आसानी से आंसर सही कर सकते हो। आगे आया है, लिखा है कि अष्टविध मूत्र का पूरण किस एक रोग में किया जाता है ना, उपयोग इन्होंने बताया हुआ है। तो पूरण सिर्फ एक ही रोग है, कर्णशूल में इसका उपयोग बताया हुआ है, या फिर पूरण बोला गया अष्टविध मूत्र का। सिरसूल में आप कर नहीं सकते, उदरसूल में है उसका अलग ही है, नेत्रसूल में दिया नहीं जा सकता। तो दो आंसर तो ऐसे ही कट हो गए, आपको तुक्का ही मारना है तो ए और डी में मारना है, इट्स बेटर गो विद डी, है ना। तो ये आप इस तरह से आसानी से लिखा सकते हो, पता चलता है, क्योंकि वहां पे मूल्य ना उष्ट्र मूत्र है, महिष मूत्र, एक दो ही बताया, लेकिन अष्टविध मूत्र कर्णशूल में बताया हुआ है। अब यहाँ पे श्लोक क्वेश्चन नंबर 48 है, पिष्टक रोग की बात कर रहा है। तो किसी को कोड अगर याद हो तो हमने जो रोग पढ़े हुए हैं, शुक्लगत, संधिगत, है ना, वो सभी में आप देखोगे तो ये शुक्लगत रोग है, पिष्टक जो है। ये हमें इस तरह से याद रखना पड़ेगा। इसके कोड है बताए हुए हैं आप सभी को पढ़ाते टाइम पे साला के। वेबर आई थिंक बहुत सिंपल है, अगर आप सभी ने सालाके की ओपीडी स्टार्टिंग में अगर की होगी कर्ण वाली, तो उसमें सबको बताया होगा वेबर टेस्ट जो है वो श्रवण के लिए किया जाता है। दृष्टि में स्लैनेल्स चार्ट है, उस कलर विजन वो सब किया गया है, सब बताया गया आपको, तो बहुत ही इजी है, शायद ही किसी को नहीं पता होगा। कोकिलावर्ती इसका आंसर नहीं मिला, मुझे मिलता है तो मैं आपको फाइंड आउट मतलब इन्फॉर्म करूंगा, ये नहीं पता है थोड़ा सा। श्लोक नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 51 है, हम लोग इसको इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ पे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन वही है, हम लोग सीधे आते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लिखा है तीव्र अग्न्याशय शोथ यानी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, है ना। तो सीरम एल्ब्यूमिन, ये लीवर डिसीज है, किडनी डिसीज है, कैल्शियम इसमें नहीं, यूरिया ये भी इसमें नहीं किया जाता, सीरम एमाइलेज है इसका सही आंसर। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में सीरम एमाइलेज का एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है, इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। स्तन कार्सिनोमा, आई थिंक आप सभी को पता है कि इसका आंसर जो है अपर आउटर क्वाड्रेंट, इसको एक कोड वाइज, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अपर आउटर क्वाड्रेंट हम इसको याद करते हैं, तो ऊपरी बाह्य चतुर्थांश, अभी इसको इंग्लिश में भी देखेंगे। इसका सही आंसर जो है ए यहाँ पर लगता है। अगेन नीचे इन्होंने पूछा है कि किस एक स्थल पर क्षार का प्रयोग निषेध नहीं है, तो मर्म पे नहीं करना है, नाभि पे नहीं करना है, संधि पे मना किया गया। इसका सही आंसर होता है गुदा। मतलब यहाँ पे कर सकते हैं, जब आप क्षार का
सूत्र स्थान में देखोगे ना, क्षार का जहाँ पे वर्णन किया है तो वहां पे बताया है कि मर्म पे, नाभि पे, संधि पे, नेत्र वर्तम पे क्षार का प्रयोग नहीं करना है। आगे आते हैं, इन्होंने अपक्व पीड़िका का चिकित्सा उपचार बताया। तो सिंपल सा है, अपक्व पीड़िका का जो चिकित्सा है वो सोफवत, जबकि पक्व पीड़िका का चिकित्सा कैसे करना है? व्रणवत। वेरी नाइस। पक्व पीड़िका की चिकित्सा आपको व्रणवत करना है, यही आपको मालूम होना चाहिए। वेरी गुड, है ना? ये आपको दोनों आंसर पता हो गए। आगे चलते हैं। ये सारे स्थान में वर्णन किया गया है शिरावेदन विधि अध्याय में। गृध्रसी के प्रबंधन में किस एक स्थल पर शिरावेद करते हैं? बहुत ही सिंपल है, जानुसंधि के 4 अंगुल ऊपर या नीचे, दोनों जगह। हम लोग प्रैक्टिकली पेशेंट आते हैं तो विद्य कर्म यहाँ पे किया जाता है 26/2 की निडल से गृध्रसी में। ओके, तो ये किया जाता है जानुसंधि के, जहां जानुसंधि उससे 4 अंगुल ऊपर नाप के और 4 अंगुल नीचे, पेशेंट के जो 4 अंगुल है उसको स्केल से नापा जाता है, डिस्टेंस देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे विद्य का पॉइंट दिया हुआ है। तो कैसे विद्य करना है वो करते हैं हम लोग। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ऑर्फन ड्रग, वैसे अगर मैं बता दूं तो, मतलब जिसको अलोन यूज नहीं किया था, प्रिडनिसोलोन इसका आंसर है, ऑर्फन ड्रग जो है। बाकी सभी यूज की जाती है, मतलब नहीं है, सॉरी, ऑर्फन ड्रग यहाँ पे नहीं, हम लोग आगे देखेंगे अगेन। इसके बाद देखो, इन्होंने पूछा है कि त्वक आसव योनि में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आप देखोगे ना, सप्तपर्ण इसमें नहीं आता है, इसकी जगह क्रमुक है। क्रमुक मतलब सुपारी। सप्तपर्ण इसमें नहीं आता, इसका सही आंसर सप्तपर्ण है कि इसमें सम्मिलित नहीं है। त्वक आसव योनि में लौद्र तिलवक एलवालुक और क्रमुक दिया हुआ है। आई थिंक 63 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मुख वैसद्य कारक लिखा हुआ है। अम्ल क्या करता है? मुख में त्राव कराता है। कटु यो जिह्वाग्र बाधती, कसाय भी क्या करता है? मुख को बांध लेता है, जड़ कर देता है। तिक्त ही इसका आंसर है। तो मुख वैसद्य शोष, और सबसे टिपिकल है प्रहलाद कारक। ये लास्ट वाला लक्षण खतरनाक है। पहले तो विशुद्धता करेगा, फिर शोष करेगा, लास्ट में प्रहलाद कारक है। ये तीनों लक्षण हमें याद रखने, किसके हैं? तिक्त के लक्षण है। तो इट्स बिट डिफिकल्ट, पूरा याद रखोगे तो थोड़ा सा आपको आगे जाके ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं। आई थिंक ये सरल क्वेश्चन है। भाव प्रकाश के अनुसार रूप से आम वातग्नि, पाचनी, कटुका, लघु किस द्रव्य के लिए बताया? तो आम वात नाशक है, पाचन हो, कटु हो और लघु हो, रुचि। रुचि अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है, भोजनाग्रे सदापथ्यम। भोजनाग्रे सदापथ्यम क्या है आगे, याद है किसी को? श्लोक शायद आप सभी ने सुना होगा, भोजनाग्रे सदापथ्यम भक्षयेत लवण आद्रकम। तो वहां पे लवण अदरक लिखा है, तो वहीं आगे जाके वो बताते हैं कि सुंठी, इसका सही आंसर सुंठी है। रुचिकर है, आम वात नाशक है, पाचन है, कटु रस युक्त है और लघु है, यानी पचने में हल्की है। इसका सही आंसर सुंठी है। एरंड नहीं होगा, क्योंकि एरंड रुचिकर, पाचन या फिर कटु नहीं है। ये थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65, ये हार्ड क्वेश्चन था। गंडीरी रट लो, मंजिष्ठा का पर्याय है गंडीरी। ओके, अगेन मॉडर्न का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। ये पूरे में मॉडर्न के क्वेश्चन है, आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाओ। सेवेंटी वन पे यहाँ पे इन्होंने मैच करने को दिया हुआ है कि नीचे जात हारणी और उसके लक्षण देखो। तो इन्होंने शुष्क रेवती सबसे पहले दिया। शुष्क रेवती में देखो, यहाँ पे आपको अगर याद हो, 16 वर्ष की अवस्था तक रजो दर्शन नहीं होता है, तो इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है। कटम्भरा का मतलब है जिसके पूरे जीवन में, पूरी लाइफ साइकिल में रजो दर्शन नहीं होता है, इसमें 1 है। दूरधरा में चौथा आएगा। और क्या लिखा है? स्त्री जिसके गर्भ में
क्या लिखा है, देह के अंग अधिक प्रकट नहीं हो और गर्भ नष्ट हो जाए, मतलब ज्यादा फीटल ग्रोथ नहीं हो पाती, उसके बाद गर्भ नष्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्धरा। और डी में 3 आता है, ऋतुस्राव काल वर्ण और प्रमाण में विषम होना, है ना, 2143। तो इसका सही आंसर ए होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक साथ इन्होंने पूछे हैं, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 थोड़ा ट्रिकी था। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, पहला इन्होंने बताया कि इस पे विचार करना, मूड गर्भ की चिकित्सा के बारे में। ये भी वहीं पर लिखा हुआ जहां हमने पहले देखा था, चिकित्सा 15 में लिखा है कि सचेतन मूड गर्भ को गर्भ और स्त्री दोनों की प्राण रक्षा हेतु धारण कर्म द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए, पहला इन्होंने लिखा। दूसरा लिखा विस्कम्भ मूड गर्भ को स्त्री की प्राण रक्षा हेतु धारण द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। अब आपको अगर पता हो तो मूड गर्भ की चिकित्सा में धारण कर्म मना किया गया है, वो भी कब, जब सचेतन मूड गर्भ हो। तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं काटना है, अगर आपने एक को भी काटा तो दोनों मर जाएंगे, ठीक है। विस्कम मूड गर्भ है, उसकी चिकित्सा अलग बताई, लेकिन धारण वहां नहीं बताया हुआ है, धारण से बाहर नहीं निकालना है। ओके, अगेन इन्होंने मना किया है। सही आंसर है लास्ट होगा, ना तो एक सही है ना तो दो, दोनों गलत आंसर है, मतलब दोनों ही नहीं करना चाहिए। इस तरह का ये कथन है, इस तरह का ये क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। आई थिंक बहुत सिंपल है। इन्होंने इस पे से पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। रक्त फेन से फुफ्फुस बनते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। मेरे वृक्क सभी ने पड़े हुए हैं, मेद और रक्त, है ना। जीवा मारक होती है, मारक जीवा मतलब बहुत ज्यादा बड़बड़ करने वाले लोग। तो मांस रक्त और कफ से बनी है, यही इसका सही आंसर है, सी। रक्त पित्त प्रसाद से हृदय बनता है। इसका सही आंसर पता है, हृदय कैसे बनता है, एनीवन रिमेंबर्स? कफ रक्त प्रसाद वेरी गुड, कफ और रक्त प्रसाद, ये आपके सुश्रुत शारीर 4/30 इसका रेफरेंस है। वहां पे इन्होंने लिखा है हृदय का जो निर्माण है वो कैसे होता है, शोणित कफ प्रसादजम, शोणित कफ प्रसादजम, ये इसका आंसर है। ये थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर लेना। इसके नीचे ये बहुत सिंपल था, सगर्भता का मास और उस मास में गर्भी पर पड़ने वाला प्रभाव। तो 4th मंथ में अगर आप आते हो तो क्या होता है, गुरु गात्रता देखने को मिलती है, गर्भिणी जो है गुरु गात्र हो जाती है, मतलब वेट गेन करती है। 5वें में क्या होता है, डायरेक्टली कार्श्यता आ जाती है, तो नंबर 1। 6ठे में क्या होता है, बल वर्ण की हानि होती है, ओके। और 7वें में क्लांततम, थकान जिसको कहते हैं। ये सिंपल सा आंसर है, 3124, है ना। तो इसका सही आंसर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में कौन सा गर्भ गर्भाशय में दीर्घ काल तक ठहरता है और स्पंदन नहीं करता, मतलब फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट। वो जो हृदय था वो तो मांस रक्त और कफ से था ना। इसलिए मैंने रेफरेंस बताया, सुश्रुत शारीर 4/30, आप एक बार ओपन करके देखो। वही देख रहा हूँ वो, क्या लिखा है वहाँ? शोणित कफ प्रसाद जो। अच्छा, इसमें हिंदी में गलत लिख रखा है। हाँ, इसलिए तो मैंने हमेशा पढ़ाते टाइम बोला है संस्कृत पढ़ो, हिंदी नहीं, मैंने बहुत बार बोला है। उसको बोलने के पीछे का रीजन है, और जहाँ हृदय लिखा है ना वहाँ वृषण आएगा, उसको सही कर लेना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हिंदी मत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, एरर नहीं होगी, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि गर्भाशय में गर्भ दीर्घ काल तक ठहरता है, मतलब जो इसका ट्राइमेस्टर है वो लंबा चलेगा और स्पंदन फीटल हार्ट साउंड नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखो ना, बहुत सारे आंसर है, सीधा
सीधा सीधा मैं आंसर बताऊं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। लीन गर्भ इसका आंसर होगा। लीन गर्भ में आप देखो ना फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट रहता है। बाकी सभी में आपको कभी हार्ट साउंड मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ऐसा है। ये सभी IUGR जिसको कहते हैं IGUR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, सारे के सारे कंडीशन हुए, लेकिन FSH लीन गर्भ में एब्सेंट रहता है। इसको थोड़ा सा याद रखना है हमें। आगे ये डिटेल्ड आंसर है, नो डाउट हम इसकी डिटेलिंग पूरी करेंगे। इसको डिटेल कैसे समझना है, पकड़ना कैसे वो भी बताओ, क्योंकि ये सारे पेशेंट देख रखे हैं मैंने, तो थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा सकता हूँ एग्जैक्टली कैसे पकड़ा जाता है सब पेशेंट को, अगर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, अभी हम लोग जो चिकित्सा पढ़ रहे हैं, सुश्रुत चिकित्सा, वहीं से दिया हुआ है ये। अनुवासन बस्ती जो एक्सप्लेन की गई ना, वहां पे ये क्वेश्चन आता है। इसका रेफरेंस बताऊं तो 37th चैप्टर है इसका। एक मिनट है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको श्लोक नंबर बता दूं, इजी हो जाएगा आपके लिए फाइंड आउट करना। इसमें ना मद मूर्छा देखने को मिलता है, बट मैं आपको रेफरेंस बता दूं। हाँ, श्लोक नंबर 55 है, सुश्रुत चिकित्सा 37/55। तो उसके ऊपर नीचे ये जितनी चीजें ना वो सब हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, अभी पढ़ेंगे वापस से। तो याद रखना है इसमें क्या लिखा है इन्होंने, कि अति स्निग्ध भोजन किया हुआ रोगी, अगर आप इसको अनुवासन बस्ती दे रहे हो तो इसको मद और मूर्छा होगी। ऑलरेडी इसने बहुत ज्यादा स्नेह लिया, फिर से इसको बस्ती दे, अग्निमांद्य हो जाता है, इसलिए मद और मूर्छा होता है, न कि ज्वर संन्यास होने के चांस ही नहीं है। तो मद मूर्छा ये आपको याद रखना। क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो जिसका सही आंसर है वो बी होगा, 2 और 3 इसके आंसर है। आगे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 84। इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक द्रव्य छोड़कर सभी द्रव्य शोष रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। तो शोष जब चिकित्सा देखोगे ना, तो सूरा है, मांस है, छाग पर मतलब बकरी का दूध, महिषी पर यूज नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, गुरु है, अभिसंधि है, शीत है, स्रोतस को रोक देता है। और शोष में क्या होता है, स्रोतस अवरोध होता है, स्रोतो अवरोध रहता है, इसलिए महिषी पर यूज नहीं करते। थोड़ा सा अगर लॉजिक होगा तो भी आंसर निकाल लोगे आप इसका, इतना सिंपल है क्वेश्चन। आगे देखो, अगेन मैच करना है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। 85 नंबर का अगर हम देखें तो आप सभी को याद होगा, उदक की परी इच्छु ने बचाई, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ए में 4 आ जाएगा। सने सने खदिर ने सने सने सिकता का चित्र खींचा, कोड है, आपको कोड बुक जो मतलब ग्रुप में अवेलेबल कराई होगी। हरिद्रा में 2 यानी राज वृक्ष, या फिर इसी को अमलतास कहते हैं, ये आ जाएगा। वसा में आपका नंबर 3 खदिर क्रमुक आ जाएगा। और छौद्र में है जो है इसमें, सॉरी सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया। वसा में ना अग्निमंथ क्वाथ आएगा, यहाँ पे 5 नंबर आएगा। और छौद्र में खदिर क्रमुक नंबर 3 आएगा। इसका आंसर बनता है 4, 1, 2, 5, 3।
तो आप देखोगे 41253 जो है बी में आता है आंसर। इसका सही आंसर बी होगा, इसको आपको हाईलाइट कर लेना। 86 में आते हैं, आई थिंक ये सभी को पता है, विषम जोर में चिरैता किरातिक कल में करी गुंडई, ये कोड सभी को पता होगा, सभी ने चरक चिकित्सा पढ़ी हुई है। तो किरात टिक्त को हम लोग क्या कहते हैं, चिरैता। कल यानी कलिंग, पटोल हो गया, न से निम हो गया, करी यानी किरात टिक्त, और गुंडई मतलब गुड़ुची। तो संतत शतक अन्य धुष तृतीयक और फिर चतुर्थक आता है, तो तृतीयक नंबर 4 पे आ रहा है, तो ये किरात टिक्त यानी चिरैता, तो इसका सही आंसर डी होगा। ओके, यहाँ पे आ रहे हो आप, ये पांडु चरक चिकित्सा 16 का क्वेश्चन है, वहां पे आप मंडूर वटक निकालोगे तो उसमें लिखा हुआ है, ये हार्ड क्वेश्चन में आता है, कामला और प्लीहा। बाकी सब रोगों में जितने योग दिए इसमें कामला प्लीहा नहीं आया हुआ है, नो डाउट मिलेगा, अलग अलग मिले लेकिन एक साथ नहीं है। कामला प्लीहा सिर्फ मंडूर वटक में आपको एक साथ मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सर पिक्यूलियर सर क्वेश्चन है। बोलो। सर पुनर्नवा मंडूर इनमें से किसी एक में यूज होता है क्या? किस में? सर नहीं, यूज हाँ किसी एक में होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे ये दोनों रेफरेंस आए हुए हैं एज अ फलश्रुति। मंडूर वटक में एज अ फलश्रुति कामला और प्लीहा दोनों आया हुआ है, बाकी किसी में नहीं है। ओके ओके, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है, ये हार्ड क्वेश्चन में आते हैं, रेयर ही सही हो पाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा किसी को नहीं याद रहता है, क्योंकि मोस्ट लोग इसको और छोड़ देते अगर हैं। क्वेश्चन में अगर कामला रोग होता तो उसका क्या आंसर लगता? कामला रोग होता तो भी मंडूर वटक ही जाता, सॉरी कामला में और सारे बन जाते हैं, फिर कामला में और सारे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पुनर्नवा में भी ओके कामला दिया हुआ है ना, आप रेफरेंस देख सकते हो, पांडु रोग खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन कामला और प्लीहा दोनों एक साथ मंडूर वटक में है, इसलिए इसका आंसर यही बनता है। हम ओके लोग सर। 100 कर लेते हैं, 100 मुझे लग रहा है कल करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है मूत्र कृच्र में, है ना, इन्होंने लिखा मूत्र कृच्र में दारू हरिद्रा चूर्ण के साथ आंवले की सूरत, इसका आंसर पित्तज है। ओके, वेरी सिंपल, आपको ये मूत्र कृच्र खोलना पड़ेगा, जब आप ये 27वां चिकित्सा 27 खोलोगे ना, वहाँ पे त्रिमर्म चिकित्सा है, वहां पे ये दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे वातज पित्तज कफज रक्तज मूत्र कृच्र की चिकित्सा में आपको पित्तज में मिलेगा दारू हरिद्रा और आंवले की स्वरस, वहां ये लिखा हुआ है। ओके, त्रिमर्म चिकित्सा अध्याय बता दे रहा हूँ, चरक चिकित्सा 27 मूत्र कुच्च की चिकित्सा में। 89 देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, तृष्णा के रोगी को अगर कफ अनुबंध, याद रखना कफ अनुबंध के कारण अगर स्तंभ अरुचि और छर्दी उत्पन्न होता है, चिकित्सा में क्या करेंगे, तो उन्होंने इसका सिंपल आंसर लिखा। अब देखो, कफ अनुबंध के कारण हुआ है, छर्दी उत्पन्न हुई है, तो ये इसका टिपिकल आंसर है, दधि मधु तर्पण करके लवण और उष्ण जल से वमन देना है। पहले उन्होंने तर्पण दिया, उसके बाद वमन कराया, ये इसका आंसर बनता है, आप इसको देख सकते हो वहां पर दिया हुआ है, तृष्णा रोग में इसकी चिकित्सा में। आगे आ रहा है, इन्होंने पूछा है कि शोथ रोग में चरक आचार्य चरक के अनुसार, तो शोथ की चिकित्सा में स्रोतो विबंध जनित अग्निमान के कारण अरुचि उत्पन्न हो, तो चिकित्सा क्या करेंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर है, ऐसे क्वेश्चन में मध्य और अरिष्ट वहां पे लिखा हुआ है, डिक्टो आंसर है कि स्रोतो विबंध के कारण अगर अग्निमांद्य और अरुचि है, तो आपको मध्य और अरिष्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मांस रस दे नहीं सकते हो, कुछ मतलब नहीं है। एरंड तेल मांस रस के साथ, ये भी गलत आंसर होता है, केवल एरंड तेल काम नहीं करता है, तो स्रोतस के विबंध को खोलने के लिए मध्य और अरिष्ट उत्पन्न यूज किया जाता है, ये इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, बहुत इजी है, क्षुधावेग धारण में नववेगान धारणी अध्याय में चरक सूत्र स्थान में बताया गया क्या चिकित्सा है, तो क्षुधावेग कोई धारण करेगा तो हम स्निग्ध उष्ण, ये तो सभी निकाल लोगे कि भाई स्निग्ध और उष्ण आहार देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि आहार गुरु होगा कि लघु होगा, भाई क्षुधावेग को धारण करेगा, कई दिनों से उसने खाया नहीं है, तो आहार गुरु दोगे तो फिर से अरुचि अग्निमांद्य हो जाएगा, तो इसलिए हमें लघु आहार देना है, तो इसका सही आंसर डी होता है,
स्निग्ध उष्ण और लघु आहार, क्षुधावेग धारण का चिकित्सा। आई थिंक ये आप सभी ने पढ़ा होगा, तो आसानी से पदार्थ विज्ञान में चरक संहिता बार बार पढ़ा हुआ है। हेतुर अवर्तनम, इसका आंसर है स्वभाव उपरमवाद। एकदम सिंपल आंसर, स्वभाव उपरमवाद खोलोगे सीधा आपको ये मिल जाएगा। अब देखो, अभी मैं इसके बारे में बात ही कर रहा था आपसे, हमने बात की थी ना मुख वैसद्य कारक। अगर आपको तिक्त याद है, अगेन आपका दूसरा आंसर भी सही हो जा रहा है। तो देखो, एक ही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, जिसको पता है वो सही कर पाएगा, नहीं पता है तो फिर गलत करोगे। ओके, अगेन एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया गया मेरे हिसाब से, अगर बोला जाए तो। श्लोक नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 94 आप देख रहे हो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 94 में देखो, मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को बार बार बोला हुआ है। सुश्रुत सूत्र स्थान पहले का आखिरी श्लोक, मैंने बताया कि चिकित्सा बीज पूछेगा आपसे क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। देखो, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया, हमने इसके बारे में बहुत बार बात की है, बार बार मैंने बताया हुआ है। सुश्रुत सूत्र 1 का लास्ट श्लोक है ये। आई विल रिक्वेस्ट कि ऐसे क्वेश्चन याद रखे जाए, जो हम पढ़ते हैं वो आते हैं, ये आप देख सकते हो। श्लोक नंबर 95 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 95, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ये है ना चरक सूत्र 28 का क्वेश्चन है, जहां पे व्याधि क्षमत्व की बात की है। तो जब आप उस श्लोक को पढ़ोगे तो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, न ही सर्वाणे अपत्थानि तुल्य दोषाणी, सभी के सभी अपत्व दोष तुल्यता के बराबर, नहीं दोषों को उत्कट करने में या फिर विसिएट करने में कैपेबल नहीं होते। फिर लिखा है न च सर्वाणी शरीराणि व्याधि क्षमत्व समर्थानि भवन्ति, बिल्कुल सही है। फिर आगे नीचे देखोगे, तीसरा सेंटेंस पढ़ो, असात्म आहार उपचितानि शरीराणि व्याधि क्षमत्व समर्थानि भवन्ति। अब इस पर थोड़ा डाउट है। फिर उन्होंने लिखा न च केवलम हित आहार उपयोगादेव सर्व व्याधि भयम अतिक्रांतम होती, ये भी सही होता है। रॉन्ग है ना, यही है। असात्म्य आहार के प्रयोग से शरीर व्याधि क्षमत्व कैसे बनेगा? अगर इसकी संस्कृत आप निकालोगे, संस्कृत पढ़ के हिंदी, तो ये गलत है। असात्म्य आहार के सेवन से कभी भी शरीर व्याधि क्षमत्व में समर्थ नहीं बन सकता है ना। ये सही कब होता, जब इन लिखा होता व्याधि क्षमत्व समर्थानी न भवंती, अगर इन्होंने न जोड़ दिया होता तो ये सही हो जाता, न ना होने की वजह से ये गलत हो जाता। तो ये आपको याद रखना है। 96 देखते हैं, ये चरक शारीर का क्वेश्चन है। चरक शारीर 1 का शायद है ये, जहां तक मुझे याद है रेफरेंस। लिखा अनुबंध, अनुबंध के आगे ही लिखा है प्राणे सह संयोग, इसका सही आंसर ये, इसके आगे ही लिखा हुआ है। अनुबंध क्या है? प्राण के साथ संयोग होना शरीर का, ये अनुबंध है। ओके, तो इसको हमें याद रखना है। 98 देख रहे हो, प्रत्यय, ये चरक निदान 1 से आया हुआ है। चरक निदान 1 का स्टार्टिंग का श्लोक है, जहां पे हेतु बताया गया है निदान, तो प्रत्यय निदान का पर्याय है। प्रत्यय हेतु कारण, आप सभी को अगर याद आए तो ये सभी क्या है? निदान के पर्याय है। वेरी सिंपल। नीचे आते हैं हम लोग, देखते हैं पर्टिकुलर अंग और उसकी विशेषता पूछा है। तो स्पर्श, अगर हम सिंपल देखते हैं, शाखा क्या है? देखो ये आ गया ना, नंबर 2 आएगा रक्तादयो धातुत्व। युक्तिकृत बल क्या है? आहार चेष्टा योगजम, है ना, तो यहाँ पे नंबर 4 आ जाएगा बी में। स्पर्श इंद्रिय क्या है? चेत समवाय, चेत समवाय मतलब मन के साथ इसका समवाय संबंध है। और बचता है हमारा युक्ति प्रमाण, तो बहुकारण योग जान, इसका हो जाएगा 3 4 2 1, इसका सही आंसर होता है। तो आप देखोगे बी का आंसर है 3 4 2 1, ये बी यहाँ पे सही आंसर होता है। ओके, ये पेज पूरा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है आचार्य चरक के अनुसार सदवृत्ति के द्वारा कौन सी प्राप्ति होती है। तो सदवृत्त जहाँ पे दिया आप उसको देखोगे तो कौन से अर्थद्वय की प्राप्ति होती है, तो इसका सही आंसर होता है आरोग्य और इंद्रिय विजय। ओके, अगला क्वेश्चन है 101, इन्होंने पूछा है कि उद्मंथ कब नहीं लिया जाता है? उद्मंथ किस ऋतु में वर्जनीय है?
तो ग्रीष्म में उद्मंत मतलब सत्तू बोलते हैं, सत्तू पानी मिला के लेना। तो ग्रीष्म में लोगे, शरद में लोगे, वसंत में लोगे, वर्षा काल में नहीं लिया है। शीतकाल में सत्तू मना किया जाता है। अभी ठंड में देखो लोग मना करते लेने को, सत्तू लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो वर्षा काल में नहीं लेना है क्योंकि शीतता रहती है। ओके, ये बता सकते हो कहाँ का आंसर है, मतलब कहाँ का रेफरेंस है? तेसाम कर्मसु बाह्येषु योगम अभ्यंतरेषु। मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। इन योगों का वर्णन या फिर जो है बाह्य और अभ्यंतर कर्म में किया जाना चाहिए। किसी को याद है कहाँ लिखा है? कसाई कल्पना। वेरी नाइस। पंचविध कसाय कल्पना के स्टार्टिंग और लास्ट में जाके पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है तेसु तेसाम कर्मसु बाह्येषु योगम अभ्यंतरेषु च पंचाशत कसाय, चरक सूत्र 4। इसका सही आंसर सी होता है। आई विल से दिस वाज द वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मानस रोगी की चिकित्सा में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आप देखोगे वहां पे लिखा है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, धी नहीं है वहां पर। इसका जो आंसर है लोग है पूरा का पूरा, सिंपल क्वेश्चन था। वैसे सिंपल नहीं है, याद हो तो ही सिंपल है। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, ये कहाँ है? चरक सूत्र 1 में दिया हुआ है, जहाँ पे मानस रोग की चिकित्सा शॉर्ट में बताई गई है। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चरक संहिता में वर्णित सूर्य प्रकाश में तारों का न दिखना, मतलब एक्सेसिव लाइट हो उसमें जो भी इस तरह के प्रकाशमान पदार्थ है उसका नहीं दिखना, कौन सा प्रत्यक्ष बाधक कारण है? तो कर्ण दौर्बल्यात का मतलब होता है जो आपकी अक्षी इंद्रिय है वो कमजोर हो जाना। अति सन्निकाश मतलब कान आंख के एकदम पास ला दो, एकदम चिपका दो तो नहीं दिखेगा। समान अभिहारात मतलब एक जैसे दिखते हो। तो इसका सही आंसर होता है अभिभवात। एक इतना ज्यादा उसके सामने हाईलाइट हो जाएगी, दूसरा दिख ही नहीं रहा है। तो सूर्य प्रकाश में तारों का न दिखना, सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा हाईलाइट करेगा कि तारे दिख ही नहीं रहे, इसको अभिभवात कहते हैं। एग्जैक्टली वहां लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। यहाँ पर इन्होंने लक्षण और उसके मात्रा चरक सूत्र के अनुसार है ये। आई थिंक आप सभी को पता होगा। सबसे पहले देखते हैं योनि विशोधन। आई थिंक मुझे लगता है सबको पता होगा। चलो ये नहीं पता है तो शरद ऋतु में कौन सा स्नेह यूज करते हैं ये तो मालूम ही होगा। इससे इजी मुझे नहीं लगता है कुछ और होगा इसमें। तो 2 नंबर जहां पे वो आप याद रख सकते हो। तो नंबर 2 अगर आप ऑप्शन वाइज देखोगे तो ए और सी में है। ए और सी में और देखो क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन आता है। ठीक है, मतलब डी में क्या आ जाएगा 1 है, तो डी में 1 मतलब दोष अनुकर्षणी मात्रा क्या हो गया, प्रधान मात्रा। एक और मिल गया आपको। अब अगर आपको योनि विशोधन याद है तेल, तो नंबर 4 आ गया यहाँ पर, है ना। अब आपको 2 चीज में देखना है, मात्रा से मंद विभ्रंशा कहाँ है और मृदु पक्ता खरत्वम किसके लिए बोला गया। आप इसको पकड़ लेते हो तो आसानी से आंसर सही होता है। तो मंद विभ्रंश मात्रा आचार्य चरक के अनुसार क्या है, मध्यम मात्रा है, तो ये हमारा हो गया। और मृदु पक्ता खरत्वम नंबर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर होता है 4 3 4 3 2 1। सॉरी, यहाँ मैं कुछ एरर कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे ना सी में 5 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा था उसको, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 2 हमारा जो है सर्पी सर्दी पातव्य में श्लोक है पूरा का पूरा। मात्रा विभ्रंशा में 3 आ जाएगा। मृदु पक्ता खरत्वम असनिग्ध के लक्षण है, यानी अग्नि मृदु होना और खरत्व होना असनिग्ध के लक्षण, तो 5 आ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 3 5 1 2। तो हम देखेंगे 4 3 5 1 2 जो है आंसर ए बनता है। फर्स्ट आंसर करेक्ट होता है। तो इस तरह से आप ये चीजें आसानी से सही कर सकते हो। पूरा 105 देखा। बाकी के जो 45 क्वेश्चन है वो लोग हम लोग कल देखेंगे। कल इसी टाइम डिटेलिंग में आपको और चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।